हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो पोलैंड के अंदर वर्क टीआरसी से रिलेटेड रहेगा। ये मेरे उन सारे व्यूवर्स के लिए है जो ऑलरेडी शेंगेन जोन में हैं और वो पोलैंड के अंदर कार्तापोवितो के लिए इंटरेस्टेड हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वर्क टीआरसी अप्लाई करनी है या फिर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम वर्क टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, हमें किन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा हमें किन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखना है ताकि जब हम काम पे जाएं और अगर वहां पे कोई चेकिंग होती है या हमें कहीं बॉर्डर कंट्रोल रोकता है तो हम उन डॉक्यूमेंट्स को उन्हें दिखा सकें। ठीक है, तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप अंत तक इस वीडियो को देखना। और मेरी जो सोर्सेज होती है वो बहुत ऑथेंटिक इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मैं अक्सर लॉयर्स से, एजेंसीज से मिलता रहता हूं और इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब जो हमारे एजेंसीज के पास भी नहीं मिल पाते हैं तो वो सारे जवाब मैं बॉर्डर कंट्रोल से जाके लेके आता हूं और हमने एक दो केस बॉर्डर कंट्रोल के साथ भी मिलकर सॉल्व किया हुआ है ना। और उसके अलावा क्या है कि हमारे जितने मित्र हैं आप जैसे, तो उनसे भी हमें रेगुलर फीडबैक आते रहता है, तो हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल अप टू डेट एंड क्रिस्प होती है। दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हम वर्क टीआरसी अप्लाई कैसे करें, दैट इज पोस्ट से अप्लाई करें या फिर पर्सनल अपीयरेंस से अप्लाई करें और साथ में इसके क्या फायदे और नुकसान है। तो दोस्तों, मैं आप सबकी सुविधा के लिए बताऊं कि पोलैंड के अंदर आज की डेट में 3 मंथ्स के अंदर जो है वो पर्सनल अपीयरेंस का अपॉइंटमेंट मिल जा रहा है और आप बिल्कुल जो है बिना कोई झिझक के पर्सनल अपीयरेंस के थ्रू टीआरसी अप्लाई कर सकते हो। तब रही बात कि पोस्ट से कब अप्लाई करें, तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम नहीं है और अपॉइंटमेंट नहीं है तो और आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है या कार्ड एक्सपायर होने वाला है तो उस केस में देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको जो है बाय पोस्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करो कि जितना जल्दी है आप उसको अपॉइंटमेंट बुक करो अपने लॉयर या एजेंसी के थ्रू और जो है आप उसको अप्लाई करो इन पर्सन। अब अपन डिस्कस करते हैं कि इनके फायदे और नुकसान क्या हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब आप पर्सनल अपीयरेंस के थ्रू टीआरसी अप्लाई करते हो तो आपको जो ये इमिग्रेशन होती है वो एट द सेम टाइम पासपोर्ट के ऊपर एक रेड स्टैंप दे देती है और पोलैंड के अंदर पासपोर्ट पे रेड स्टैंप का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको जॉब लेने में भी बहुत आसानी हो जाती है और दूसरा फायदा ये होता है कि आपका सेम डे एक रिकॉर्ड आ जाता है सिस्टम के अंदर, आप अपने केस को ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत सहूलियत भरी होती हैं, आप भी एक रिलैक्स रहते हो कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसके अंदर जा चुके हैं। ठीक है, दूसरा केस होता है बाय पोस्ट। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप पोस्ट से अप्लाई करते हो तो आपको सबसे पहले अपनी एजेंसी से जो है व्हाइट कार्ड ले लेना है। तो व्हाइट कार्ड एक बेसिकली कंफर्मेशन होता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो इमिग्रेशन ऑफिस को सेंड कर दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड जनरली 2 से 3 महीना लग जाता है इमिग्रेशन ऑफिस के द्वारा एक्सेप्ट करने में उस एप्लीकेशन को, क्योंकि वहां पे इतनी क्यू है, बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। तो 2-3 महीने के टाइम के बाद इमिग्रेशन आपके पोस्ट को एक्सेप्ट करती है और साथ में आपको एक एक्नॉलेजमेंट देती है कि हमने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है। उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को बोलते हैं येलो कार्ड। तो फ्रेंड्स, आप अपनी एजेंसी से उस येलो कार्ड को अपने साथ जरूर रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और कुछ एम्प्लॉयर्स, कुछ वेयर हाउसेज, कुछ फैक्ट्रीज इवन येलो कार्ड पे भी आपको जॉब दे देती हैं। अब आता है कि भाई हमारा बायोमेट्रिक्स कब होगा। तो फ्रेंड्स, आपके येलो कार्ड आने के एटलीस्ट 3-4 मंथ्स के बाद जो है आपको इमिग्रेशन से इनविटेशन मिलता है टू कम फॉर द बायोमेट्रिक्स। और जब आप बायोमेट्रिक्स करते हो तो उस समय आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगता है, आपको जो है वो लोग एक सेपरेट स्लिप पे स्टैंप लगा के आपको दे देते हैं। इन केस अगर आपको अपने पासपोर्ट पर रेड स्टैंप चाहिए तो आपको सेपरेटली अपने इंस्पेक्टर को मेल करना पड़ता है अपनी एजेंसी या लॉयर के थ्रू। इस प्रोसेस में अनदर 1 and 1.5 मंथ्स आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करो ऑन टाइम अप्लाई करो, कोशिश करो बाय पर्सनल अपीयरेंस अप्लाई करो और साथों साथ अपने पासपोर्ट पे एक रेड स्टैंप ले लो। और फ्रेंड्स, जो मेरे पास दूसरी क्वेश्चन आई है वो ये है कि जब हम टीआरसी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो कौन सारी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए और साथ में डिसीजन का क्या महत्व है। इनकेस मेरा डिसीजन लेटर गुम हो गया है तो हम उस केस में क्या करें। और इसके अलावा एक और था कि कार्तापोवितो के अंदर का कोई मिस्टेक है नाम का या कुछ का, तो उस केस में हम लोग क्या करें, क्या इस चीज को इग्नोर कर दें या फिर इस पे कोई करेक्टिव मेजर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि इनकेस अगर आप बाय पोस्ट अप्लाई करते हो तो आपके पास एक व्हाइट कार्ड होना चाहिए और बाद में उस पर येलो कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने इन पर्सन अप्लाई किया तो उस केस में आपके पास रेड स्टैंप हाथों हाथ हो जाता है। इन सब के बाद आपके पास आपका डिसीजन लेटर जरूर होना चाहिए और डिसीजन के बाद जब आपका कार्ड आपको मिल जाए तो आपके पास कार्तापोवितो भी होनी चाहिए। अब क्या होता है कि कई बारी हमारा डिसीजन लेटर किसी वजह से गुम हो जाता है तो बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और वो कार्ड का इंतजार करते हैं। कार्ड एक बारी मिल जाता है उनको तो वो इसे भूल जाते हैं। बट फ्रेंड्स, ऐसी गलती आप कभी मत करना।
आप जब पोलैंड के अंदर होंगे तो आपके पास अगर ऐसा कुछ भी केस हुआ है तो आप इमीडिएट जो है इमिग्रेशन के अंदर अप्लाई करके अपने डुप्लीकेट डिसीजन लेटर को जरूर ले लेना। डिसीजन लेटर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा तब होगा जब आप जो है अपने एम्प्लॉयर को चेंज करोगे, तो इस चीज को कभी मत करना और अपने साथ डिसीजन लेटर जरूर रखना। इसके बाद क्या आता है कि जब आपके पास कार्ड मिल जाए और अगर आपको उसमें कुछ नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, इस तरह की कोई भी चीज है, तो आप उसको इमिग्रेशन से तुरंत जो है करेक्ट करा लेना। जनरली इमिग्रेशन जो है इस काम के लिए भी जनरली 3-4 महीने ले रही है, ये सब बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फ्रेंड्स, जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर किसी ने अपना एम्प्लॉयर चेंज किया है तो क्या उसे कार्ड चेंज करना पड़ेगा और या फिर उसे डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि ऑलरेडी किसी दूसरे एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक अपना डिसीजन भी चेंज नहीं कराया है और वो इस चीज को जानते भी नहीं है कि उसके रूल्स क्या हैं। तो मैं इसलिए आपको ये चीज बता दूं कि पोलैंड के अंदर जब कभी भी आप कार्ड अप्लाई करते हो, आपके पास डिसीजन लेटर और साथ में कार्ड होता है, तो बेसिकली वो डिसीजन एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर से अटैच होता है, तो आप वहीं पे काम करने के लिए एलिजिबल होते हो। और इन केस अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को चेंज किया है तो टेक्निकली आपको अपना डिसीजन लेटर जो है वो चेंज कराना पड़ता है। आप इमिग्रेशन के अंदर अपने न्यू एम्प्लॉयर का एनेक्स्चर 1 फॉर्म, साथ में पुराना डिसीजन और साथ में 220 ज़्लोटी की फीस जमा करके अप्लाई कर दो और अपना डिसीजन को चेंज करा दो। टीआरसी कार्ड सेम रहेगी, टीआरसी कार्ड में कोई भी चेंजेस नहीं आना है। तो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कि पोलैंड के अंदर जनरल प्रैक्टिस क्या है। तो दोस्तों, ऐसा है कि जब हम कभी भी अपना एम्प्लॉयर चेंज करने का मन बनाते हैं तो ज्यादातर केसेस में 1-2 महीने पहले हम मूड बना लेते हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि उसी समय आप अपने न्यू एम्प्लॉयर से बात करके वर्क परमिट अप्लाई करा दो और लगे हाथ जो है उससे एनेक्स्चर 1 फॉर्म लेके और फीस भर के इमिग्रेशन की अपने डिसीजन को चेंज करने की भी रिक्वेस्ट रेज कर दो। तो इससे जो है आपका ये पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और पूरे आप लीगल ग्राउंड्स पे अपने जॉब को चेंज कर पाओगे। और फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो के लिए हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे वो ये रहेगा कि वर्क टीआरसी अप्लाई करने के लिए हमें किन सारी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और उसके अलावा हम ऐसी कौन सी सावधानियां बरतें ताकि जो है हमारा वर्क टीआरसी का प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोलैंड के अंदर वर्क टीआरसी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, वो पॉलिश लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए और उसके ऊपर फोटोग्राफ्स आपके लगे होने चाहिए। फोटोग्राफ्स जो है वो एज पर द स्टैंडर्ड होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एनेक्स्चर 1 फॉर्म होना चाहिए अपने एम्प्लॉयर का। यहाँ की जो सोशल कंट्रीब्यूशन है उसमें पेमेंट कर रखी है अपने एम्प्लॉयर के थ्रू, तो उस जूस का सर्टिफिकेट, जूस जुआ बोलते हैं उसे, अगर वो नहीं है तो प्राइवेट इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो पावर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की वो भी आपके साथ होने चाहिए। और फ्रेंड्स, अब जो अपना बेसिक पिक क्वेश्चन है कि हम अपने पूरे प्रोसेस को स्मूथन और फास्ट कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों ये चीज का कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, लेकिन जो एक जनरल प्रैक्टिस है वो मैं आपको जरूर बता सकता हूं। तो दोस्तों, वो ये है कि सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली फिलअप करें। नंबर 2 है कि आप जिस भी एम्प्लॉयर से अपना डॉक्यूमेंट्स लेते हो, कोशिश करो कि वो एम्प्लॉयर एक फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, उसकी लीगल वैलिडिटी होनी चाहिए और साथ में जब आप उससे अपना एनेक्स्चर 1 फॉर्म लेते हो तो ये भी मेक श्योर कर लो कि जो उसके ऊपर सिग्नेचर्स हैं वो उस कंपनी के द्वारा रजिस्टर्ड आदमी के हैं। वो आप चेक कर सकते हो इंटरनेट के अंदर KRS और कंपनी का नाम डाल के, वहां पे जो नाम है उस आदमी का ही साइन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में है तो ये गुड है। अगर किसी भी वजह से वो साइन नहीं कर पाए हैं या मिसप्लेस हो गया है तो आप उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट अपनी कंपनी से जरूर लेके सबमिट कर देना। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या है कि कई बारी हमारी जो एप्लीकेशंस होती है उसमें कुछ चीजें मिसप्लेस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल फोटोग्राफ्स मिसप्लेस हो गई या कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गया, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाएं, उसको टाइमली मॉनिटर करें और अगर कोई सी भी ऐसी कमी दिखती है तो आप इमीडिएटली अपनी एजेंसी या लॉयर के पास जाके और उस डॉक्यूमेंट्स को अपना जमा करा दें। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप जिस भी सिटी में रह रहे हो तो कोशिश करो कि आप उसी सिटी में टीआरसी अप्लाई करो और इनकेस अगर आपने टीआरसी अप्लाई कर दिया है किसी सिटी में तो कोशिश करो कि आप वहां पे 1 साल तक रहो। कई बार क्या होता है कि आप किसी दूसरी सिटी में मूव आउट कर जाते हो, वहां जाके आपका कुछ ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है या फिर वहां जाके कोई एम्प्लॉयर आपका टैक्स भरता है या फिर कोई आपका मेट्रो के अंदर या बस के अंदर चालान हो जाता है, जिससे ये रिकॉर्ड में आता है कि आप जो है दूसरे सिटी में लिव कर रहे हो। तो आजकल ये भी बहुत चल रहा है कि वैसे केसेस में इंस्पेक्टर्स डिले कर दे रहे हैं डिसीजंस को। और ये मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप ऑलरेडी किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, एजेंसी में काम कर रहे हो, जहां से आपने अपना टैक्स भर रहे हो, जहां से आप अपना सोशल कंट्रीब्यूशन भर रहे हो जो जूस बोलते हैं, तो आप कोशिश करो कि वहीं के डॉक्यूमेंट्स को आप अप्लाई करो और इनकेस अगर नहीं कर पाए हो तो आप उसको फ्रेशली सबमिट भी कर सकते हो। इंस्पेक्टर से बात करके आप अपने लॉयर को बोलो
वो जो है फ्रेश डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा और इस केस में इंस्पेक्टर जो है बहुत इजीली आपको डिसीजन दे देगा। तो ये सारी सावधानियां आप बरतिए। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहता है कि जब गवर्नमेंट यहाँ की आपको एक वर्क परमिशन देती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि आप जो है यहाँ पे काम करके टैक्स वगैरह भरें। तो प्लीज आप अपने पिट 11 अपने एम्प्लॉयर से कलेक्ट कीजिए और साथ में पिट 37 जो है आप अपना इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए टैक्स भर के। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। और दोस्तों अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये पूरा जो मेरा मकसद होता है वीडियो लाने का, वो किसी भी अथॉरिटी को, एजेंसी को या किसी भी गवर्नमेंट को चैलेंज करने का नहीं होता है। ये मैं वीडियोस इसलिए लाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनके पास लैंग्वेज गैप बहुत ज्यादा होता है और वो अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये जो मैं जनरल चीजें आपको बताया हूं इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे कोई है उसने अगर पॉलिश सिटीजन से शादी कर लिया है या किसी के पास यहाँ का पीआर है, कोई पॉलिश ग्रेजुएट है, तो इस केसेस में इन रूल्स में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। इन केस अगर आपको डाउट है तो आप जो है वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आप भी अपना फीडबैक दे सकते हो। अगर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन लगती है जो आपको मुझसे शेयर करनी चाहिए तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम लोग उसमें मिल के लर्न करेंगे, ठीक है। और आपको अगर मेरी हेल्प चाहिए आप कभी भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। और एक डिस्क्लेमर लास्ट में देता हूं कि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी भी लीगल पर्पस के लिए नहीं है और ना ही ये किसी को हर्ट करने के लिए बनाया गया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पोलिश गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं उसको किस तरीके से फॉलो कर सकें। तो भाई थंब रूल यही है कि आप यहाँ पे अगर एम्प्लॉयड हैं, आपके पास अगर वर्क परमिट है और अगर आपके पास वर्क टीआरसी है तो कीप ऑन पेइंग योर टैक्सेस एंड बी हैप्पी इन द पोलैंड, ठीक है। थैंक यू।